गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का टॉपिक है मालवेयर। जैसा कि मालवेयर आप लोग पिछले 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं और आज आपका मालवेयर खत्म हो जाएगा और मालवेयर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में आपसे मालवेयर के टॉपिक में, राइट। चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास में टॉपिक आपका क्या चल रहा है, मालवेयर। और मालवेयर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से मालवेयर डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर डिस्कस कर चुके हैं जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो फर्स्ट है आपका वायरस, सेकंड है बॉम्ब, थर्ड है लॉजिक बॉम्ब, फोर्थ है स्पैमिंग या स्पैम, फिफ्थ है स्पाईवेयर और इसी स्पाईवेयर में ही हमने पढ़ा है एडवेयर, ट्रोजन और की लॉगर। ये तीनों आपके क्या हैं, स्पाईवेयर हैं या इनको कह सकते हैं बैकडोर से आने वाले वायरसेस, राइट। स्पाईवेयर के बाद हमने पढ़ा था सिक्स्थ वन इज फिशिंग। नेक्स्ट है आपका फिशिंग का ही एक वर्जन जिसको हम बोलते हैं विशिंग। इसके बाद है आपका स्मिशिंग। नाइन्थ है फार्मिंग। फार्मिंग के बाद नेक्स्ट आपका जो हमें पढ़ना है वो है रैनसमवेयर। अभी तक हमने रैनसमवेयर डिस्कस नहीं किया है, तो नेक्स्ट मालवेयर पे आते हैं। क्या है आपका रैनसमवेयर। तो आज के टॉपिक में या आज का जो मालवेयर है वो है आपका रैनसम। रैनसम का क्या मतलब होता है, रैनसम का मतलब होता है फिरौती। रैनसम का मतलब है फिरौती। और रैनसमवेयर ऐसा मालवेयर है जब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम आपके सिस्टम से फिरौती लेने के लिए बनाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रैनसमवेयर। किसी भी प्रोग्राम या किसी भी नाम के आगे अगर वेयर आ गया तो उससे आपको ये समझना है कि वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, राइट। तो रैनसमवेयर, रैनसम का मतलब होता है फिरौती। और रैनसमवेयर जब सिस्टम को लॉक करके आपसे उसके बदले में किसी चीज की मांग की जाए, किसी चीज की मांग की जाए या कुछ पैसों की मांग की जाए, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के मालवेयर को हम क्या बोलते हैं, रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर एक ऐसा मालवेयर है
जो आपके सिस्टम को क्या करता है, आप मान लीजिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपने कोई वेबसाइट विजिट किया, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, या कुछ आपने इंटरनेट से अपने सिस्टम पे डाउनलोड किया, तो क्या हुआ, रैंसमवेयर भी आपके सिस्टम पे आ गया और आपके उस समय आपका सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आपने काम करके अपना सिस्टम बंद किया और जैसे ही अगली बार आप अपना सिस्टम ओपन करेंगे तो देखेंगे पासवर्ड चेंज हो चुका है, आपका जो पासवर्ड है वो उस पासवर्ड से आपका सिस्टम नहीं खुल रहा है। अब उसको अनलॉक करने के लिए आपके पास एक मैसेज आ रहा है, जैसे ही आपने पासवर्ड डाला आपके पास इनकरेक्ट पासवर्ड और उसके साथ एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज डिपॉजिट 1 लाख रुपीज ऑन दिस अकाउंट, और उसके बाद आपका डेटा आपको मिल जाएगा, अदरवाइज ये सिस्टम लॉक और हम इस डेटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह का जब मैसेज आपको मिलता है आपके सिस्टम के लॉक होने पर, आपसे कुछ चीज की मांग की जाती है, पैसों की मांग की जाती है, तो उसको बोला जाता है रैंसमवेयर, राइट। तो ये भी आपका बहुत अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है। वानाक्राई क्या है? तो वानाक्राई एक तरह का मालवेयर है। किस तरह का मालवेयर है? रैंसमवेयर। बट वहां पे क्या था, 2-3 नाम दिए थे, वानाक्राई, पेट्या, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, और ये बताया गया था कि ये सब आपके मेज, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं वायरस के, क्योंकि वहां पे सिर्फ यही था कि ये सब आपके मालवेयर के नहीं, वहां पे लिखा था कि ये सब आपके वायरस के एग्जाम्पल हैं, राइट। वो बहुत सिंपल भाषा में लिखा था। तो वानाक्राई आपका क्या है, एक रैंसमवेयर है, ठीक है। तो रैंसमवेयर का एग्जाम्पल क्या है, वानाक्राई, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब स्पेशली आपसे हो सकते हैं नहीं पूछे कि ये आपका वायरस है, वॉर्म है या क्या है, बट हाँ कुछ नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि ये नाम किस लिए यूज होते हैं, और नीचे ऑप्शन था इंक्रिप्शन के लिए, वायरस, ये एक तरह का वायरस है, या कुछ और भी ऑप्शन। तो ये एक तरह के क्या है, वायरसेस हैं। तो कुछ नाम जैसे कि क्या, मालवेयर एग्जाम्पल यहां पे लिख लीजिए, मालवेयर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक वायरस जिसको हम बोलते हैं स्टेल्थ। स्टेल्थ नाम का एक वायरस है, ये आपका एक मालवेयर है। नेक्स्ट आपका है वानाक्राई। वानाक्राई क्या है? वानाक्राई आपका एक रैंसमवेयर है। थर्ड आपका है पेट्या, ये आपका क्या है, ये एक वॉर्म है। नेक्स्ट आपका है रिपर। रिपर भी आपका एक तरह का वायरस है। ये मालवेयर के एग्जाम्पल्स हैं कि उन जो मालवेयर हैं आपके, वो किस किस नाम से आपके सिस्टम पे हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ये है आपका फिफ्थ वन इज स्टक्सनेट। स्टक्सनेट, स्टक्सनेट नाम का एक वॉर्म भी आपके सिस्टम पे होता है। नेक्स्ट आपका है माईडूम कोड रेड। सिक्स्थ वन इज माईडूम, इस नाम का भी आपका वायरस है। नेक्स्ट इज कोड रेड। कोड रेड ये भी आपका क्या है, जैसे माईडूम हो गया, कोड रेड हो गया, स्टक्सनेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके वॉर्म है। GS, राइट, ये सारे आपके क्या है, वॉर्म है। मेज, राइट, ये क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं मालवेयर्स के। और अगर कोई एग्जाम्पल मालवेयर का है तो हाँ, निम्बा, निम्बा नाम का भी, मेलिशा, निम्बा। 10th वन इज मेलिसा। नेक्स्ट इज निम्बा। ये नाम सारे नाम आपको याद नहीं रखते हैं, आपसे वानाक्राई, पेट्या और मेज, ये 3 नाम आपके एग्जाम में आए थे, राइट। ये क्या है, वायरस है। सारे नाम अगर आपको नहीं भी याद रहते हैं, तो अगर आपको सिर्फ एक नाम याद है वानाक्राई, अब वानाक्राई के साथ 3-4 नाम और ऐड करके दे दिए, तो वो बस ये चेक करना चाहते हैं क्या इनमें से कोई भी फेमस वन आपको याद है, क्योंकि वानाक्राई काफी फेमस हुआ था एज अ रैंसमवेयर। तो वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको इनमें से एक भी याद है,
और अगर एक भी याद है तो बस आपको पता है कि ये एक तरह के मालवेयर है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका एक बहुत ही फेमस ट्रोजन था, शॉपर। शॉपर नाम का एक बहुत ही फेमस ट्रोजन, शॉपर, शॉपर नाम का एक ट्रोजन डिटेक्ट हुआ था। और एक इवेंट बोल्ट, इवेंट बोल्ट नाम का, क्योंकि ये भी काफी फेमस आप कह सकते हैं मालवेयर है, इवेंट बोल्ट। ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस साल एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इवेंट बोल्ट क्या है, राइट। ये सारे आपके क्या है, मालवेयर के एग्जाम्पल है। बस इतने एग्जाम्पल आपने अगर याद कर लिए तो अब इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई नाम ऐसा है, एग्जाम में हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उतना पढ़िए जितना रेलिवेंट है। अब इतने नाम हो सकता है सारे नाम याद भी ना हो, 5-6 नाम याद हो, उसमें से जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उन 5-6 नामों में से अगर एक नाम भी आपको मिल गया तो आप उस ग्रुप को बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एक्सपर्ट नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि आपकी एनालिसिस स्किल कैसी है, राइट। अब वानाक्राई आपको पता है, पेटिया आपको नहीं पता, तो वानाक्राई अगर आपसे पूछा गया है वानाक्राई पेटिया किस श्रेणी में आते हैं और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये मालवेयर से नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वानाक्राई अगर वही कर रहे हैं तो पेटिया का भी कुछ वही काम हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है और अपना आंसर करना है। तो ये हो गए आपके कुछ मालवेयर के एग्जाम्पल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन मालवेयर से बचा कैसे जाता है। तो उसके लिए जो आपका सॉफ्टवेयर है, पहला तो है एंटीवायरस, ठीक है। दो चीजें हैं, एक है आपका एंटीवायरस और दूसरा है आपका फायरवॉल। ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब एंटीवायरस की अगर हम बात करें तो एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, किससे? मालवेयर से। जो आपके सिस्टम को मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है, सिस्टम को मालवेयर से बचाता है, ठीक है। एंटीवायरस क्यों डिजाइन किया गया है? आपके सिस्टम पे अगर कोई मालवेयर आ गया तो उससे बचाने के लिए। अच्छा, एक चीज और, एक जानकारी यहां पे ले लीजिए। इवेंट बोल्ट इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एंड्रॉइड का डेटा चुराने के लिए बनाया गया है, राइट। एंड्रॉइड का डेटा चुराने के लिए आपका इवेंट बोल्ट बनाया गया है, इस वजह से भी ये फेमस है। और इसीलिए मैंने बोला कि हो सकता है इस साल ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अगर वायरस से या मालवेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो इवेंट बोल्ट का नाम आपको देखने को मिल सकता है, राइट। चले अब एंटीवायरस पे वापस आते हैं। आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है? एंटीवायरस। अब एक टर्म है, हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, इस वजह से दोनों नाम मैं एक साथ बता रही हूँ। एक चीज है आपका, अच्छा पहले इसके एग्जाम्पल देखें उसके बाद इसको डिस्कस करें। एंटीवायरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन से एंटीवायरस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे? कैस्परस्काई, मैकफी, अवीरा, बहुत सारे हैं, राइट। यहां पे सिर्फ मैं एक दो नाम आपके लिए लिख दे रही हूं। एवीजी एंड नॉर्टन सिक्योरिटी, ETC, ये सब क्या है? ये सब आपके एंटीवायरसेस हैं। ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको एंटीवायरस प्रोवाइड करती हैं। मैकफी, कैस्परस्काई, अवीरा, एवीजी, नॉर्टन, ये सारे आपके एंटीवायरसेस हैं। अब एक टर्म है आपका फायरवॉल। फायरवॉल, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल आपके सिस्टम को अनाधिकृत हमले से बचाता है। इसका क्या काम है? सिस्टम को अनाधिकृत हमले से
अनाधिकृत हमला या अनऑथराइज्ड अटैक की बात करते हैं, हमले से बचाता है। और ये दोनों ही आपके प्रोटेक्शन की गार्ड की तरह काम करते हैं, एंटीवायरस एंड फायरवॉल भी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस देखिए, सबसे पहले ये आपका मान लीजिए सिस्टम है, तो सिस्टम पे मान लीजिए अगर कोई वायरस आ गया, अब सिस्टम जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं या आपने कोई पेन ड्राइव कनेक्ट की या कोई भी, जब ऑफलाइन है आपका सिस्टम, राइट, और आप कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं और कोई वायरस आ गया सिस्टम पे, तो अब उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस कहाँ काम करता है? आपके सिस्टम के अंदर। एंटीवायरस हमेशा सिस्टम के अंदर काम करता है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं और अब आपके सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करेगा, राइट। मतलब अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाई तो वो स्कैन करके देगा, या आप उससे स्कैन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी स्कैन हो सकता है और आप खुद भी उसको स्कैन कर सकते हैं, राइट। कहने का मतलब जब वायरस आपके सिस्टम के अंदर आ गया है, उसके बाद उसको डिटेक्ट करना और उसको क्वारंटीन करना, उस पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, क्वारंटीन कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, राइट। तो एंटीवायरस आपके सिस्टम के अंदर आए हुए वायरसेस या मालवेयर पे काम करता है। जब ट्रोजन आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आपका एंटीवायरस काम करेगा। लेकिन एक चीज है आपकी फायरवॉल, एक है आपका फायरवॉल। और फायरवॉल, एंटीवायरस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस क्या है? सॉफ्टवेयर। लेकिन फायरवॉल आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों होते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों तरह से होते हैं, राइट। आपके सिस्टम पे जो भी डेटा आ रहा है उसको स्कैन करने का काम कौन करता है? आपका ये फायरवॉल। ये क्या है? फायरवॉल। अब जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद मान लीजिए आपने फेसबुक ओपन किया या गूगल ओपन किया, तो जब उसकी रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएगा, ये बीच में फायरवॉल है, फायरवॉल से होकर रिक्वेस्ट सर्वर तक गया और उसके बाद डेटा आपके पास आएगा। मतलब google.com ओपन होना है तो उस वेबसाइट का IP एड्रेस आपके पास आएगा, राइट, और आपके वहां पे ओपन हो जाएगा सिस्टम में। तो ये बीच में गार्ड लगा है, वो चेक करता है कि रिक्वेस्ट आपने की, ठीक है, लेकिन जो डेटा आपके सिस्टम पे आ रहा है वो क्या गूगल के द्वारा जो आपने रिक्वेस्ट किया है वही है या कोई दूसरा डेटा आ रहा है। तो फायरवॉल आपका पहले ही हम लोग को रोक देता है, आपके सिस्टम तक आने ही नहीं देता। तो जो भी अनऑथराइज्ड अटैक है, जैसे कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो पॉपअप बॉक्स को ओपन करना चाह रही है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि आप सोचते हो कि सिर्फ ये रेलिवेंट डेटा है, बट उसके पीछे वो कोई वायरस भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहती हैं या आपके डेटा को वो एक्सेस करना चाहती हैं। तो उस तरह की वेबसाइट्स को कौन रोकता है? फायरवॉल। पहले ही वो एक तरह से जैसे होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड है। गेट पे आते ही सबसे पहले आपकी चेकिंग की जाएगी कि कोई ऐसी चीज तो आप अंदर लेके नहीं जा सकते जो कि घर वालों को नुकसान पहुंचा सके, राइट। तो यहाँ पे फायरवॉल चेक करता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई फेक आईडी है या कोई फेक मैसेज है। इन सारी चीजों को कौन देखता है? आपका फायरवॉल देखता है। और जैसे ही उसको लगता है कि ये अनऑथराइज्ड है, इसका कोई ऑथराइजेशन, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो आगे पास नहीं करता है, राइट, और यहीं पे ब्लॉक कर देता है। बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं जो छिप कर या अपने आप को फेक आइडेंटिटी के साथ अंदर घुस जाती हैं, तो आपका कौन काम करता है? एंटीवायरस। या आप जानबूझकर उसको बुलाते हैं, जैसे ट्रोजन है, आपने तो एक लेजिटमेट सॉफ्टवेयर, विश्वसनीय सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, बट पीछे से आपका ट्रोजन भी आ गया। तो अब यहां पे हो सकता है फायरवॉल उस चीज को ना पकड़ पाए, वो आपने रिक्वेस्ट की सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको वार्निंग भी देता है कि ये ऑथराइज्ड नहीं लग रहा है मुझे, बट स्टिल हम उसको अलाउ करते हैं और हमने आने दिया उसको। और जैसे ही हम अपने सिस्टम पे आने देते हैं, अब फायरवॉल का काम खत्म, किसका काम शुरू होगा? एंटीवायरस का, राइट। तो ये दोनों ही आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। फायरवॉल भी आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है और फायरवॉल का सॉफ्टवेयर भी होता है।
फायरवॉल के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फर्मवेयर, क्योंकि ये परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सिर्फ अपडेट हो सकते हैं, राइट, इनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको फर्मवेयर भी बोला जाता है। तो आई होप फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फायरवॉल पहले ही गार्ड की तरह काम करता है और ये आपके सिस्टम पे आने वाले नेटवर्क को चेक करता है, और अगर कोई भी अनऑथराइज्ड नेटवर्क अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है। और एंटीवायरस का क्या काम है, मान लीजिए फायरवॉल से छुप आकर कोई अंदर पहुंच गया, तो अगर आपके सिस्टम पे अपडेटेड एंटीवायरस है, स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है, तो ये यहां पर पकड़ लिया जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका फायरवॉल एंड एंटीवायरस। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपका मालवेयर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। मालवेयर में बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन के साथ टर्म्स आएंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। पहला कथन है, इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है। बिल्कुल, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया है, अभी हम सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लें इस क्वेश्चन को। कभी भी जब आप इंटरनेट पर होते हैं या इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, या आप गूगल पे पूछते, जैसे आजकल बहुत आसान हो गया है, गूगल सब कुछ बता देता है कि आसपास कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा स्कूल है, कौन सी कोचिंग है, कौन सा जिम है, हर चीज। तो जब आप सर्च करते हैं तो उससे दो चीजें हैं, एक तो गूगल को ये पता चल रहा है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद। दूसरा, वो रिकॉर्ड रखता है कि प्रीवियस मतलब हिस्ट्री आपके पास, आपने क्या क्या किया है, और उस डेटा को वो चाहे तो दूसरों में भी स्प्रेड कर सकता है, राइट। तो जब आप, जैसे वही वाली बात कि आप किसी से रास्ता पूछे अगर कि ये जगह कहाँ है, तो उस व्यक्ति को तो पता ही है कि आप वहीं जाना चाहते हैं, राइट। तो उसी तरह से जब आप हर चीज गूगल से पूछेंगे तो गूगल को तो पता है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके डेटा, जब आप अपना डेटा किसी को दे रहे हैं, अपने बारे में किसी को बता रहे हैं, तो उससे विश्वास मत रखिए कि वो आपका डेटा सुरक्षित रखेगा। जब आप सुरक्षित नहीं रख पाए तो वो क्यों रखेगा। जैसे वही एक बात है कि जब अपनी बात आप किसी और से बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात को सुरक्षित रखेगा या वो आपकी बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, आपकी बात को आगे नहीं बताएगा, तो ये आपका एक भ्रम है, आपकी एक गलती है। जब अपनी बात आप अपने तक सीमित नहीं रख पाए तो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी बात को अपने तक रखेगा, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट के भी केस में वही है, इंटरनेट पर डेटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है, क्योंकि जब आपके बारे में कोई जानता रहेगा तो अगर वो अच्छा है तो नहीं दुरुपयोग करेगा, नहीं तो वो दुरुपयोग कर सकता है उस जानकारी का। दूसरा है, प्रयोक्ता द्वारा डेटा की सुरक्षा और निजता हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई टर्म्स एंड कंडीशन आती है, बिना पढ़े हम लोग उसको अलाउ करते हैं, राइट। कभी भी आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए या कुछ चाहिए, तो कोई बॉदर नहीं करता कि 4 मिनट रुक के 5 मिनट रुक के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें उसके बाद। क्योंकि एक चीज देखें, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद भी अगर आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है या उस चीज की जरूरत है तो अलाउ करना ही है। तो उससे अच्छा है पहले, जैसे जीमेल की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल आपको जीमेल चाहिए। या गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं या गूगल का कोई अकाउंट है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि गूगल पे जब आप कोई हिस्ट्री है आपकी, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की गूगल जो हिस्ट्री सेव कर रहा है वो किस किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। लेकिन हमें गूगल का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम बॉदर नहीं करते कि क्या अलाउ करना है क्या नहीं। तो ये दोनों ही हम अपनी निजता और सुरक्षा के हेतु बिल्कुल भी सजग नहीं है, और इसी वजह से आप देखिए कितने क्राइम्स हो रहे हैं और कितनी सारी चीजें, साइबर अब्यूज कितना ज्यादा फैल रहा है। तो दोनों ही कथन आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। ये उसी का इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपने, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिसको नहीं पता वो जान ले। गूगल लेंस आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। गूगल लेंस से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, इवन कोई भी इमेज है आपके पास, उस इमेज से अगर आपको कुछ डुप्लीकेट इमेज चाहिए उसकी, या आपको चाहिए कि ये इमेज का सोर्स क्या है, या आपको उस तरह की कोई इमेज चाहिए, तो आप उस इमेज को सर्च कर सकते हैं।
अगर आपको मान लीजिए आपके पास कोई कुर्ती है और उसको आपको चाहिए कि इस तरह की सेम कुर्ती मुझे भी चाहिए, तो उसकी फोटो क्लिक करके आप गूगल लेंस से सर्च करेंगे तो शॉपिंग वाले पोर्शन में आपको वो सारी इमेजेस भी मिल जाएंगी कि किस वेबसाइट पे ये कुर्ती आपको मिल जाएगी या किस वेबसाइट पे ये फर्नीचर आपको मिल जाएगा, राइट। गूगल लेंस के थ्रू आप टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे बहुत पहले क्या था कि हमें हर चीज टाइप करनी पड़ती थी, फिर जब गूगल लेंस आ गया तो गूगल लेंस ने बहुत आसान कर दिया कि आप उस टेक्स्ट को जो भी आपको कॉपी करना है, आप बस फोटो क्लिक करें, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कॉपी कर लें, चाहे वो सिस्टम पे हो चाहे अपने मोबाइल फोन पे हो। तो एक बार गूगल लेंस जरूर इस्तेमाल करिएगा। जो बेस्ट चीज है स्टूडेंट के लिए, प्रॉब्लम होती है कि हिंदी में लिखा है इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश में लिखा है हिंदी नहीं आ रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल नहीं है, राइट, हिंदी में बुक्स अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास फोन है, सिंपल गूगल लेंस ऑन करिए, ट्रांसलेट पे क्लिक करिए, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से हिंदी, और वो उसी पेज पर, मतलब आपने बस इमेज पे रखा है और उसी को वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में दे देगा। उस टेक्स्ट को आप कॉपी भी कर सकते हैं और कॉपी करके कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल का, इसको जरूर इस्तेमाल करिए। गूगल लेंस जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसका फायदा उठा रहे होंगे। जिसको नहीं पता है प्लीज एक बार गूगल लेंस स्टार्ट करें, आज ही अपने फोन पे देखें। गूगल का जो सर्च बार होता है वहां पे भी गूगल लेंस होता है, या क्रोम में जाएंगे तो भी आपको गूगल लेंस मिल जाएगा। गूगल लेंस से कोई भी इमेज लीजिए, अगर कोई टेक्स्ट आपको सर्च करना है टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, अगर कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट चीज आपके लिए है कि हिंदी है तो उसका इंग्लिश कन्वर्जन मिल जाएगा आपको, इंग्लिश है तो हिंदी मिल जाएगा, राइट। तो ये एक फीचर था, जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज उसको यूज करें। चलिए, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, इसको कैसे करें। तो प्लीज गूगल लेंस का इस्तेमाल करें। जैसे ये साइबर वेंटिंग लिखा है तो वो इंग्लिश में साइबर वेंटिंग लिख के दे देगा, ठीक है। कितने लोगों को गूगल लेंस के बारे में पता था, जल्दी से बताइए सभी लोग, कितने लोगों को गूगल लेंस के बारे में पता था। हाँ, शॉपर ट्रोजन, बिल्कुल। वेबसाइट का प्रयोग किसी शिकायत को निकालने, वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। यूजिंग अ वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंसेस इज कॉल्ड। यहां पे इसको कहा जाता है साइबर वेंटिंग। वेंटिंग मतलब होता है फील फ्री टू एक्सप्रेस, आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उस जगह पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और साइबर वेंटिंग क्या है? साइबर वेंटिंग आपका उसके लिए होता है, ये एक्चुअली मैंने हम लोगों ने फील किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। पहले क्या होता था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने जो टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, कुछ टीचर अच्छा पढ़ा रही हैं, कुछ टीचर बुरा पढ़ा रही हैं, तो हम गॉसिप करते थे, राइट, कि कौन टीचर अच्छा है कौन टीचर बुरा है। तो वो गॉसिप सीमित रह जाती थी कि जब तक हम लोग स्कूल में हैं तब तक हम उस बारे में बात कर सकते हैं खुल के, कि क्योंकि पीठ पीछे हर टीचर का नाम भी रखा जाता है, पीठ पीछे हर टीचर के बारे में मजाक भी उड़ाया जाता है, वो सब बच्चे करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे हम खुल के ये सब करते थे, मतलब स्कूल टाइम पे। लेकिन जैसे स्कूल ओवर हुआ, सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर, हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होता था, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम आपस में गॉसिप कर सके, तो ये खत्म हो गया। लेकिन फिर आपका जमाना आ गया इंटरनेट का, साइबर का। तो अब साइबर वेंटिंग कि आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको उस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने क्या किया, या बहुत सारे जो कंपनीज के हैं, कंपनीज में एम्प्लॉय भी अपने बॉस से परेशान है, आपस में बुराई की, क्योंकि दोनों फेज हम लोगों ने जिया है, मैंने जिया है, तो वो दोनों फेज होता है, राइट। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, एक फेसबुक का ग्रुप है या फेसबुक का कोई पेज है या फिर कोई अलग से डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें आप फ्री हैं अपने थॉट्स कहने के लिए। किसके बारे में? अपने एम्प्लॉयर के बारे में, अपने टीचर के बारे में, या फिर जो भी आपके संस्था से रिलेट करता है उसके बारे में, राइट। यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही लोगों की बात हो रही है। जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के बारे में या अपने एम्प्लॉयर के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, अब स्ट्रॉन्ग इमोशन अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है, राइट, और मोस्टली बुरी बातें ही होती हैं। जब
अपनी भड़ास किसी वेबसाइट पे जाके निकालता है या किसी एक डिस्कशन ग्रुप है उसमें अपनी बातें कहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? साइबर वेंटिंग। ठीक है, तो वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। शिकायत मतलब कि आज बॉस ने बहुत ज्यादा काम करवा लिया, आज ओवर टाइम कर दिया, उसके बाद भी वो नहीं हुआ, इस कंपनी में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, ब्ला ब्ला, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आप कह सकते हैं, राइट। तो हर व्यक्ति के शब्द अलग होते हैं, हर व्यक्ति का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, तो अपने शब्दों के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति बुराइयां करता है। चलिए, तो यहाँ पे साइबर वेंटिंग आई होप समझ में आ गया होगा कि ये संस्था से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल की संस्था हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही एम्प्लॉइज के बारे में जो बुरा भला कहते हैं उसको हम बोलते हैं साइबर वेंटिंग। दूसरा है वेब हेट। वेब हेट क्या है? वेब हेट, या इसको आप बोल सकते हैं साइबर हेट, साइबर हेट, या इसको आप बोल सकते हैं ऑनलाइन हेट, ऑनलाइन हेट। ये क्या है? ये आपका होता है कि जब साइबर हेट या वेब हेट है, जब आप किसी पर्टिकुलर समुदाय के बारे में, धर्म के बारे में, या किसी संस्था के बारे में, या किसी चीज के बारे में आप खुलेआम बुरा भला कहते हैं। जैसे कांग्रेस बीजेपी के बारे में बहुत खुलेआम बुरा भला कह रही है, फेसबुक पे बहुत वायरल होता है, बीजेपी कांग्रेस के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम हिंदू के बारे में, या फिर कोई भी दूसरा धर्म है, वो कुल मिला के ऐसी बातें जो कि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होती हैं या एक दूसरे के ऊपर हमला होती हैं, वो सार्वजनिक है, मतलब वो किसी संस्था से रिलेटेड नहीं है। हाँ, वो किसी धर्म से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है कि बहुत सारे लोग योगी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, राहुल जी को गाली दे रहे हैं, मतलब इस तरह से जब बहुत सारे लोग, मतलब चाहे वो जनता हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी, जब खुलेआम प्लेटफॉर्म पे इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, इस तरह की ऊट पटांग, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा है, आप अपनी बात अगर एक मर्यादा में कहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन अब मर्यादा जैसी जब कोई चीज नहीं रहती तो उसको हम बोलते हैं वेब हेट या साइबर हेट। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, अब हम उस प्लेटफॉर्म पे किसी भी भाषा में कैसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। इसको बोला जाता है वेब हेट या ऑनलाइन हेट या साइबर हेट। नेक्स्ट आपका है वेब एंगर। वेब एंगर के लिए भी आपका क्या है? इसको भी आप साइबर या ऑनलाइन एंगर कह सकते हैं। एंगर को क्या बोलते हैं? जैसे वेब के ऊपर गुस्सा, वेब से नफरत, मतलब वेब में नफरत फैलाना। जब हम ऑनलाइन नफरत फैलाते हैं तो क्या होता है? वेब हेट। और नफरत फैलाएंगे किसी दूसरे के प्रति, और गुस्सा वेब एंगर। वेब एंगर क्या है? वेब एंगर जब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, राइट। कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है, आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है कि फाइल डाउनलोड ही नहीं हो रही है। आप सुबह से परेशान हैं कि आपको एक फॉर्म फिल करना है और इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, तो आपको एक गुस्सा आएगा। तो इस तरह के गुस्से को कहा जाता है वेब एंगर। जब ऑनलाइन या इंटरनेट की खराब परिस्थितियों की वजह से या साइबर की खराब परिस्थितियों की वजह से हमें गुस्सा आता है, उस गुस्से को हम कहते हैं वेब एंगर। नेक्स्ट है आपका साइबर अब्यूज। साइबर अब्यूज बोल दीजिए, साइबर क्राइम बोल दीजिए, ऑनलाइन क्राइम, वेब क्राइम या वेब अब्यूज, ये सारे नाम भी इसको आप दे सकते हैं। वेब अब्यूज क्या है? जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को हैरेस करते हैं, किसी को बुली करते हैं, हैरेसमेंट या बुली करते हैं, तो आपका क्या आता है? साइबर अब्यूज या साइबर क्राइम, राइट। तो ये चार आपके ऑप्शन थे, ये चारों मैंने आपको समझा दिए हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन से ही मैंने ये टर्म्स आपको समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप बताएं, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। राधा को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यह कहा जाता है कि उसका क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने वाला है।
अगर उसने अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी और व्यक्तिगत पहचान संख्या तुरंत ईमेल नहीं की तो। यह किसका उदाहरण है? राधा को एक ईमेल आता है और बोला जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड खाता बंद किया जा रहा है, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी या व्यक्तिगत पहचान संख्या तुरंत ईमेल नहीं की तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। चलिए, किस चीज का ये एग्जाम्पल है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये स्पैमिंग है या फिर ये आपका फिशिंग है या वायरस साइनिंग है या स्कैनिंग है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करें कि ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये। बी, बिल्कुल, फिशिंग। ये जो ईमेल है ये एक स्पैम ईमेल है, ठीक है, लेकिन ये स्पैम ईमेल क्या मांग रहा है कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड वाले हैं और आपका क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने वाला है, उसकी जानकारी अगर आप नहीं देंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। तो ये एक फिशिंग का तरीका है। क्या है ये एक फिशिंग का तरीका है, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये उसका इंग्लिश है, फिशिंग में PH से फिशिंग स्टार्ट होगा, राइट। एक चीज और, स्पेलिंग पे ध्यान दिया करें। भले आप लोग ऑनलाइन लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, बट कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जब आप पूरी लिख रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट लिखें, है ना। चलें, उससे ये होगा कि आगे आपकी हमेशा आदत पड़ी रहेगी और याद रहेगा कि इसकी स्पेलिंग ऐसे ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे फिशिंग की स्पेलिंग PH से स्टार्ट होती है। अंकुर को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके क्रेडिट कार्ड को रद्द किया जा रहा है। उस ईमेल में उसे राय दी जाती है कि ऐसा घटित ना हो, इसके लिए वह दिए गए लिंक पर क्लिक करे और अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में साइन इन करे या साइन करे। वह उस निर्देश का पालन करता है। 1 सप्ताह बाद अंकुर पाता है कि उसके बैंक खाते से 10,000 रुपए की धनराशि की निकासी की गई है। अंकुर निम्नलिखित में से किसका शिकार बना है? अब आप बताएं, अ ट्रोजन हॉर्स, अ वायरस, ऑनलाइन ब्लैकमेल या अ फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम, बट ऑब्वियस है वो फिशिंग ईमेल थी, ठीक है। यहां पे ये जो ईमेल आई है ये फिशिंग के लिए ईमेल आई है, ठीक है। और अगर आप इस ईमेल पे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट मतलब आप पॉजिटिव रिएक्ट कर दिया आपने और आपने अपना सारा डिटेल्स दे दिया, तो आप फिशिंग स्कैम के भागीदारी होंगे या आपके साथ फिशिंग स्कैम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये सेम क्वेश्चन है बट इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अनेक प्राप्तकर्ताओं का एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल मैसेज होता है। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल, जैसे अवांछित जो हम नहीं चाहते हैं, अनायाचित या आप कह सकते हैं अनचाहा या अनसॉलिसिटेड ईमेल्स की बात हो, चाहे वो मैसेजेस की बात हो, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं उसको, वॉइस कॉल्स की बात हो, तो वो क्या होगा आपका स्पैम या जंक। स्पैम या याहू में आप देखेंगे तो जंक नाम से भी एक फोल्डर होता है, राइट, स्पैम या जंक। तो अच्छा ये सेकंड होगा और ये आपका होगा थर्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करता है? अभी हमने फायरवॉल डिस्कस किया है, तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर टूल है, ये पता है, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहां पे फायरवॉल किसकी रक्षा करता है? तो फायर की रक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करता, सर्वर की रक्षा करता है बिल्कुल, नेटवर्क की रक्षा करता है बिल्कुल, और आपके पर्सनल कंप्यूटर या इंडिविजुअल कंप्यूटर की भी रक्षा करता है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है,
जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है, कि मतलब वो अवैध है बट वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कैसा है, लेजिटमेट है, वो आपका सही है, उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? एक वेबसाइट है जो कि अवैध है लेकिन वो स्वांग कर रहा है कि वो लेजिटमेट है, तो बैकडोर्स आपके क्या होते हैं? बैकडोर से कौन आता है? जो जासूसी कर रहा है, ठीक है, तो बैकडोर्स तो नहीं होंगे, फॉर डायलिंग भी नहीं होगा, स्निफिंग मतलब होता है सूंघना, ठीक है, तो ईमेल स्निफिंग का मतलब है कि जब हम पैसिव आपके ईमेल्स को पैसिवली विजिट करते हैं उसको बोलते हैं स्निफिंग, तो ये भी आपका नहीं होगा। स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि आपके पास है ऑनलाइन SBI, ये आपका मान लीजिए रियल में वेबसाइट है, तो अब आपको ऑनलाइन SBI की जगह क्या दे दिया जाएगा? ऑनलाइन SBI.com। तो ध्यान से देखिए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, सिर्फ ई का अंतर दिख रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बैग, स्काई बैग के बैग हैं, अमेरिकन टूरिस्टर के बैग हैं, तो उनके बैग्स में कुछ स्पेलिंग्स ऊपर नीचे करके लोग लोकल बैग्स भी बनाते हैं, राइट? तो उसी तरह से आपका क्या होता है? स्पूफिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। कल की क्लास में हमने स्पूफिंग डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, IT अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? IT एक्ट बना था आपका 2000 में, IT एक्ट आपका बना था 2000 में। संशोधन कब किया गया है? 2008 में। IT एक्ट 2008 संशोधित होकर आपका बना है, और IT एक्ट 2008 के तहत ही IT एक्ट के तहत ही आपकी एक टीम बनी थी, सर्ट इन या इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। सर्ट आपकी क्या है? सर्ट की फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, और सर्ट टीम आपके कंप्यूटर या साइबर क्राइम, साइबर वेंटिंग या साइबर हेट, साइबर अब्यूज, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर घटना है या क्वेरी है तो सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और उसके बाद IT एक्ट के तहत उसके नियम जो भी दंड है, जो भी प्रावधान है, वो तय किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं आपके पास, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये आपका 2020 में 20 का पेपर जो 21 में हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके अलावा और अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिसमें आपसे ये चीजें पूछी जाएं, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं अभी बता दे रही हूं उतना ही आपके लिए काफी है। 66F में ये प्रावधान है कि साइबर आतंकवाद के लिए दंड दिया जाएगा, राइट? और एक लिस्ट है, इस लिस्ट में आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा सेक्शन है। जैसे सबसे पहले है टेम्परिंग विद द डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी दस्तावेज स्टोर हैं उनके साथ अगर छेड़छाड़ की गई है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है और कोई उस कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करता है, तो सेक्शन 65 के तहत उसको जेल भी हो सकती है और उसके लिए 2 लाख फाइन या दोनों ये सजा हो सकती है, राइट? आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि सेक्शन 65 के तहत अगर आपके डॉक्यूमेंट को कोई छेड़ता है, आपके दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ होती है तो कार्रवाई की जाती है। अब 66 की बात करें तो कंप्यूटर से संबंधित अपराध या धारा 43 में उल्लिखित कोई भी कार्य, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी अपराध होगा, चाहे वो साइबर क्राइम हो, साइबर अब्यूज हो, साइबर हेट हो या साइबर वेंटिंग हो, उसके लिए सेक्शन 66 आपका रिस्पॉन्सिबल है। सेक्शन 66 में A, B, C, D, E, F बहुत सारे पार्ट्स हैं कि कौन से
क्राइम के लिए कौन सा पार्ट आपका एक्टिव होगा, राइट। नेक्स्ट है चोरी हुए कंप्यूटर स्रोत या डिवाइसों को बेईमानी से प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई डिवाइस चोरी कर लिया है और वो आपको बेच दिया गया है, तो भले आपने खरीदा है बट आप भी उतने ही जुर्म के हकदार होंगे जितना कि वो चोर, राइट। किसी ने चोरी करके आपको बेच दिया, भले आपको नहीं पता है बट स्टिल आपके ऊपर भी इल्जाम लग सकता है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं, मैं इस चोरी में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने इसको परचेज किया है, राइट। अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो आप निर्दोष माने जाएंगे, अदरवाइज आपके धारा 66B के तहत आपको सजा हो सकती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, चोरी की पहचान। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे आप काम कर रहे हैं, मतलब आप वो नहीं है। जैसे कोई भी अगर फिशिंग का रिपोर्ट कर दे कि आप क्रेडिट कार्ड वाले बोल रहे थे, आप SBI से बोल रहे थे बट आप SBI के नहीं हैं, तो उसमें धारा 66C के तहत उनको जेल हो सकती है या उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, व्यक्तित्व के आधार पर धोखाधड़ी। सेम कि अगर आप एज अ पर्सन भी कोई धोखाधड़ी करते हैं तो धारा 66D के तहत आपको सजा मिल सकती है। नेक्स्ट है गोपनीयता का उल्लंघन, अगर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी होता है तो भी धारा 66E के तहत आपको सजा मिल सकती है। बहुत सारे धाराएं नहीं, बस एक दो और रह गई हैं, यही आप पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म या साइबर आतंकवाद, धारा 66F के तहत सजा मिलती है इसमें, साइबर टेररिज्म में। एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से स्पर्श यौन कृत्यों वाली किसी भी सामग्री का प्रसारण अगर आप करते हैं तो धारा 67 सेक्शन 67 के तहत आपको ये सजा मिलती है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ एनी मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अश्लील सामग्री अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप प्रसारित करते हैं और किसी ने शिकायत कर दी तो 67B के तहत आपको सजा हो सकती है। नेक्स्ट है, आई गेस ये लास्ट होगा, बच्चों को स्पर्श यौन रूप में चित्रित करना और ऐसी सामग्री, मतलब ये स्पेशल आपके बच्चों के लिए है, ठीक है। 60 सेक्शन 67C फेलियर टू प्रिजर्व एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएट, मध्यस्थों द्वारा जानकारी को, हाँ ये उसके लिए है जैसे कोई आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंशियल बातों को रखते हैं, बट कुछ लोग हैं जो मध्यस्थ हैं, मेडिएटर हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बातों को फैला दिया आगे, तो उसके लिए 67C के तहत उनको सजा मिल सकती है। और बच्चों के लिए आपका 67B है, सॉरी बच्चों के लिए आपका 67B है एंड 67A है आपका ट्रांसमिटिंग एनी मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, ठीक है, इसके लिए 67A है। तो ये 66 और 67 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अगर सजा मिलेगी या कोई भी चीज है तो वो आपका 66 के तहत आएगा। तो 66 और 67 एक बार देख लीजिएगा, इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगी, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखिए जितना पढ़िए ठोस पढ़िए, ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कम पढ़ा है लेकिन आपको पता है कि ये चीज यही है, जैसे अगर आपको पता है साइबर वेंटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपको आती है, तो अगर ऊपर कोई दूसरी डेफिनेशन लिखी है और ऑप्शन में साइबर वेंटिंग है तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं कि साइबर वेंटिंग तो यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन होती है कि जब एम्प्लॉयर्स अपने ग्रेवियंस को पब्लिक प्लेस पर लिखते हैं, किसी वेबसाइट पर लिखते हैं, उसको साइबर वेंटिंग कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और हमेशा मैं बोलती हूँ यूजीसी नेट मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देता है जहां पे आपकी सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल स्किल चेक की जाती है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो वो आपसे विद्वान होने की उम्मीद नहीं करता, वो सिर्फ ये चाहता है कि आपको इतना आता रहे कि आप इसको प्रेजेंट टाइम पे एनालिसिस करके
ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और करेक्ट ऑप्शन बताएं, राइट। सिर्फ वो जानता है अगर आपने शब्द भी पढ़ा है कहीं या उसके बारे में कोई जानकारी है तो आप उस क्वेश्चन को कर लें। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।